जैसे साउथ में आप पिछली बार देखिए कि वहाँ कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ के बीजेपी को ज्यादा भूमिका नहीं बनी थी। तो इसका मतलब था कि कैडर बेस्ड जो पार्टी है वो अपना आधार उतने मजदूर दूर तक फैला नहीं चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी के 10 साल के इस टेन्योर में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, इन सारे स्टेट में पीएम मोदी का लगातार चाहे वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, वो एक कम्युनिकेशन करते हुए दिखे हैं। तो जब वो कम्युनिकेशन करते हुए बड़ा लीडर किसी पार्टी का दिखता है तो ऑब्वियसली नीचे पे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनके अंदर भी एक मनोबल जगता है, उनका आत्मविश्वास जगता है। ये भीड़ आपको बता रही है इस रैली में कि अगर इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं तो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को देखने के लिए नहीं है। उस रैली में, उस रोड शो में वो जो ललक है वो पीएम मोदी का, वो सबसे बड़ा आकर्षण होता है। तो आज अगर तेलुगु देशम के पार्टी चंद्रबाबू नायडू जो वहाँ के कद्दावर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पवन कल्याण जो वहाँ के एक स्टार है, घर घर उनकी पॉपुलरिटी है, तो उनको नरेंद्र मोदी का साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो ऑब्वियसली कि उनका जो इमेज है, पीएम मोदी के इमेज के साथ जब वो अपने को साथ रखते हैं तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो ऐसा बता रही थी डबल इंजन की, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तब ये सारी रीजनल पार्टियों के जो अलायंस है वो जब आपस में सिंक करती है तो उनका एक विशाल नेटवर्क होता है। तो आप मत भूलिए कि एक पार्टी जो पिछले 2019 के इलेक्शन में आप 25 में से 23 सीटें जीती थी और टीडीपी का भी सिर्फ मात्र 3 सीटें जीती थी, वो पार्टी को एक तरह से दरकिनार करने में और अपना परचम लहराने में आपको वहां रीजनल सहयोग तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपका कैडर बेस जो है उतना बड़ा मजबूत नेटवर्क नहीं बना है। लेकिन इस चुनाव में जो बीजेपी ने पिछले 2019 के चुनाव के बाद इस चुनाव में जो अपनी सक्रियता बढ़ाई है, अपना कैंपेनिंग का जो लगातार पीएम मोदी लगातार पिछले एक हफ्ते में आप देखें तो कम से कम 3 से 4 रैलियां कर चुके हैं आंध्र प्रदेश को फोकस करके। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो भी ग्राउंड कार्यकर्ता है वो सारे कार्यकर्ता की भूमिका सबसे आगे बढ़ी है। वो अभी फ्रंट पे लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जब फ्रंट पे लड़ते हुए आपका सिपाही दिखता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे में एक मजबूत सेनापति होता है। जब सेनापति सड़क पे सामने में होता है, उस रोड शो में होता है, तो जाहिर सी बात है इसका संदेश दूर दूर तक जाता है। जो विजयवाड़ा से यह संदेश आंध्र प्रदेश के दूर दूर तक जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया विनोद जी। लेकिन मेरा सवाल कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी आज अपने चुनावी रैली में कर भी रहे थे कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में बट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तब ये वहाँ के जनता को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि जब 2 अलग राज्य बन रहे हैं तो वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकसित राज्य की श्रेणी में वो आएगा, वहाँ पे विकास के काम बहुत सारे होंगे, करप्शन नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीते 10 वर्षों में, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात हो या फिर तेलंगाना की बात हो, जितना विकास का कार्य होना चाहिए था, क्या वो हो पाया? देखिए सिर्फ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब हुई थी यूपीए सरकार में, आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना और आंध्रा के बीच में डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के क्राइसिस को और उसके वायलेंस को और उसमें केओस को अगर आप याद करें, और उससे पहले जो एनडीए के साथ सरकार के साथ में जब वाजपेयी जी के समय में 3 स्टेट बने थे और उस समय आप झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ स्टेट बना था, तब आपका याद कीजिए वो दौर जो कितने शांति से तीनों स्टेट अपने अपने रीजन में अपने अपने तरह से विकास को लेके आगे बढ़ती गई। आंध्र प्रदेश के साथ में जो टसल था, वो जो पॉलिटिकल केओस था, उसको एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां रीजनल छत्रपों के पॉलिटिकल एक अपना एक अहमियत बताने के लिए इस तरह का वहां खेल कर दिया। तो आप ये देखिए कि पूरे तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश तक एक तरह से राइवलरी बनी रही, जबकि ये 2 भाई ही थे जो किसी न किसी आधार पर, चाहे वो ओरिजिनल अपना डिस्टेंस का मामला हो, लैंग्वेज का मामला हो या कल्चर का मामला हो, जिस किसी भी कारण से इनका डिमार्केशन हुआ था, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कायम है जो ऐसा बता रही थी, चाहे वो स्टेट कैपिटल में हो या तेलंगाना के वो हैदराबाद मिलने के बाद जो कहानी बनी हो। तो ये असंतोष वहां के लोगों में है
और इसी असंतोष का फायदा उठा के आप ये देखिए कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ के अकेले उतरने का फैसला किया तो कांग्रेस वहां से चलता हो गई थी, कहीं का नहीं रह गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको बताता है कि जब आप एक पॉलिटिकल डिसीजन फ्यूचर को स्टेक देख के रखते हैं, जब आप पॉलिटिकल डिसीजन तत्कालिक फायदे के लिए देखते हैं, तब दोनों में कितना अंतर होता है। तो जब आपके बात पे सवाल पे मैं आऊं, पीएम मोदी का हर फैसला, हर बड़े फैसले भारत के कम से कम भविष्य की एक नए भारत के रूपरेखा को लेके तय होता है। उसमें जनता के सामने में उसका कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो या उसकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन ये एक लीडर, एक मजबूत लीडर के रूप में जो उसका चीजें लोग उसको बहुत बाद में समझेंगे, लेकिन तत्कालिक प्रभाव में उसको नैरेटिव में लाया जाता है कि पीएम मोदी ने इतना ये फैसला लिया, इसके पीछे पॉलिटिकल ये सोच रही होगी। तो ये समझना पड़ेगा कि एक मजबूत लीडर की ख्वाहिश देश में लगभग हर स्टेट में, हर प्रांत में, हर रीजन में, हर तबके के लोगों में है कि देश जब एक मजबूत लीडर सामने आता है, अस्थायी सरकार होती है, तब देश का विकास होता है, देश एक तरक्की के धारा में चलती है। तो ये कम से कम इंडिया गठबंधन का, चाहे वो जितने भी नैरेटिव दे दे, जितने ही भी रंग भेद कर दे, आरक्षण, संविधान खतरे, सारी चीज बता दे, लेकिन जब ये रोड शो में लोगों की ललक देखते हैं तो उसके सामने में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखता है, दूसरा अल्टरनेट में उसके सामने में कोई चेहरा नहीं दिखता है। इसका अंतर आपको इस रोड शो में दिख रहा होगा। असीम, विनोद जी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल मेरा आयशा जी से। आयशा, आप हमारे साथ बनी हुई हैं? जी आयशा, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हमने बीते लोकसभा चुनाव